नमस्कार मित्रों, केवीएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने भारतीय संविधान के निर्माण में क्या कि संविधान क्या होता है ये जाना था। संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया, संविधान लिखित संविधानों के बारे में जाना, अलिखित संविधानों के बारे में जाना। फिर हमने देखा था कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संस्था ने किया था जिसका नाम था संविधान सभा। और उस संविधान सभा का विचार जो है वो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया था अपने स्वराज्य बिल में। उसके बाद हमने महात्मा गांधी का स्टेटमेंट पढ़ा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, विदेशियों का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। फिर हमने 1928 की नेहरू रिपोर्ट के बारे में जाना। फिर हमने ये देखा कि 1934 में प्रखर समाजवादी नेता थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी। उससे अगले साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग कर दी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन आता है कि भारतीय संविधान सभा बनाएगी जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी। उनकी इस मांग को लॉर्ड लिनलिथ सबसे पहले स्वीकार कर लेता है, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये संविधान सभा कैसे बनेगी इसको लेकर एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो फेल हो जाता है, उसको भारत वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमने जान लिया था। और उसके बाद में क्या कि हमने ये देखा था कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा जिस रिपोर्ट पर बनी थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। तो उस कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना। देखिए कैबिनेट मिशन योजना की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 1946 में भारत आई। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था ए.वी. अलेक्जेंडर और एक था सर पैथिक लॉरेंस। तो याद रखिए इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर ए.वी. अलेक्जेंडर, दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था सर पैथिक लॉरेंस। और आपको यह बात याद रखनी है कि एक ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना में सदस्य नहीं था। तो ज्यादातर इसमें क्या कर देते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तो क्रिप्स प्रपोजल 1942 में जो आया था, क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था उसमें आया था, तो ये वाला कर देते हैं। लेकिन याद रखिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव में भी आया था और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो कैबिनेट मिशन योजना का भी एक सदस्य था। तो कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्य थी, 3 सदस्य थी। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे, सर ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस थे। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा जो है उसका गठन इस कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित था। कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित था। जो भारतीय संविधान सभा जिसने इस देश का संविधान बनाया वो कौन सी योजना पर आधारित थी, तो वो कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। अब आपसे आखिर ये कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, तो कैबिनेट मिशन योजना के अगर बारे में हम बात करें
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है इसके अनुसार संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो आप याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो थी इसके तहत संविधान सभा में जो सदस्य संख्या है वो 389 निर्धारित की गई थी। 389 सदस्य जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है वो सदस्य संख्या जो है वो निर्धारित किया गया था। तो इस योजना के तहत जो है वो संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी होनी थी? 389 होनी थी। 389 सदस्य कहां कहां से आने थे? तो याद रखिए 292 सदस्य जो हैं वो 11 गवर्नर प्रांत से चुनकर आने थे। 11 गवर्नर प्रांत से चुनकर आने थे 292 सदस्य। 4 सदस्य जो हैं वो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से चुनकर आने थे 4 सदस्य जो हैं। इसके अलावा देखिए 93 सदस्य जो हैं, 93 सदस्य जो हैं ये देशी रियासतों के द्वारा, जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों के द्वारा जो है वो राजाओं द्वारा मनोनीत करके भेजे जाने थे। तो देखिए इसमें 11 गवर्नर प्रांत, इसमें ये जो सदस्य हैं टोटल 296, ये 296 सदस्य जो हैं ये तो क्या होने थे? ये निर्वाचित होने थे, याद रखिए। जबकि ये जो 93 सदस्य हैं ये क्या थी? राजा किसी को भी अपने अनुसार मनोनीत कर सकते थे। अब एक प्रश्न आता है कि ये 389 सदस्य संख्या इतनी क्यों निर्धारित की गई थी? क्योंकि उस वक्त जो है वो भारत की जो पॉपुलेशन थी, भाई कैबिनेट मिशन योजना में 389 ही सदस्य संख्या क्यों डिसाइड की गई? इसका कारण ये था कि उस वक्त जो भारत की पॉपुलेशन थी वो 389 को जो हम 10 लाख से गुणा करते हैं इतनी थी, याद रखिए। तो इसका मतलब यह है कि संविधान सभा का एक सदस्य जो है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा का एक सदस्य जो है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का एक सदस्य जो है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? तो संविधान सभा का एक सदस्य जो है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। देखिए ये जो संविधान सभा के सदस्य थे ये 3 वर्गों में बांटे गए थे, एक तो सामान्य, एक सिख और एक मुस्लिम। देखिए जो क्रिप्स प्रस्ताव में एक संविधान सभा की बात की गई थी तो इसमें भी एक ही संविधान सभा की बात की गई, फिर भी मुस्लिम लीग जो है उसने इसको स्वीकार क्यों किया? क्योंकि इसमें मुस्लिमों को क्या कि आरक्षण दे दिया गया था। क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो 3 भागों में बांटे गए थे, एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक जो है वो सामान्य। सामान्य में सभी आते थे। तो एक दूसरी बात देखिए, इसमें निर्वाचित सदस्य थे और इसमें मनोनीत सदस्य थे। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है वो आंशिक रूप से मनोनीत थी और आंशिक रूप से निर्वाचित थी, याद रखिए। तो इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो संविधान सभा का गठन किया जाता है। और याद रखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का गठन जो है वो कौन सी रिपोर्ट पर आधारित था? तो कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और ये जो चुनाव हुए थे ये कितनी सीटों के लिए हुए थे? 292 सीटों के लिए हुए थे, याद रखिए। तो इन चुनावों के अगर रिजल्ट हम देखते हैं तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208 सीटें प्राप्त हुई। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग को इसके अंदर 73 सीटें जो हैं वो प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अन्य जो हैं 15 सीटें जो हैं वो अन्य लोगों को प्राप्त हुई। कहने का मतलब है कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, और ये कितनी सीटों के लिए हुए थे चुनाव? 296 सीटों के लिए हुए थे।
296 सीटों के लिए कैसे हुए? तो देखिए 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांत से थे और 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नर प्रांत से थे। उस वक्त 4 चीफ कमिश्नर प्रांत होते थे, ए, बी, सी और डी। ए का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब है बलूचिस्तान, सी का मतलब है कुर्ग और डी का मतलब है दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत होते थे। तो इनसे जो ये 296 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित हुए थे, तो इनके लिए चुनाव हुए और इनका जो चुनाव हुआ उसमें क्या कि रिजल्ट क्या रहे? 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और अन्य ने कितनी सीटें जीती? तो अन्य ने याद रखिए 15 सीटें जो हैं वो अदर ने जीती। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो संविधान सभा थी इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का बहुमत था, 208 सीटें थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने भेजी, अन्य ने 15 सीटें जो है वो इसमें जीती थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल प्रांत से संविधान सभा में चुनकर आए थे, किंतु भारत विभाजन हो जाने के कारण यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अतः उन्हें पुणे प्रेसिडेंसी से एम.आर. जयंकर की सीट खाली करवाकर पुनः संविधान सभा में भेजा गया। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया है कि प्रारंभ में भीमराव अंबेडकर कहां से चुने गए थे? तो प्रारंभ में भीमराव अंबेडकर जो है वो याद रखिए बंगाल प्रांत से चुने गए थे, लेकिन आपको पता है कि भारत विभाजन हो गया था जिस कारण यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। तो उन्हें भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में सख्त जरूरत थी, तो पुणे प्रेसिडेंसी से क्या कि एम.आर. जयंकर की सीट खाली करवाई गई और वहां से उन्हें दोबारा से चुनाव लड़वाकर जो है वो संविधान सभा में भेजा गया था। देखिए संविधान सभा में 2 सदस्य भारत की तमाम राजनीतिक जो विभूतियां थी वो संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। केवल 2 राजनीतिक बड़ी विभूतियों को छोड़ दे तो एक तो महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिए 2 बड़ी राजनीतिक हस्तियां जो है वो संविधान सभा के लिए नहीं चुनी गई थी। एक तो महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां संविधान सभा के लिए चुनी गई थी, केवल 2 जो है वो बड़े राजनेता थे फिर भी संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए। उनका क्या नाम था? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो है वो याद रखिए 15 थी। 15 महिलाएं जो है वो संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेगम एजाज रसूल जो है वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो याद रखिए संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखिए हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में
अपना सदस्य जो है वो नहीं भेजा था। ऐसा प्रश्न आ जाए, भारत की वह कौन सी रियासत थी? और आप याद रखिए, उस वक्त भारत में जो रियासतें हुआ करती थी उनमें सबसे बड़ी रियासत जो है वो हैदराबाद हुआ करती थी, और सबसे छोटी रियासत जो है वो बिलवारी हुआ करती थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। हैदराबाद जो है वो लगभग साउथ का सारा हिस्सा जो वो अपने क्षेत्र के अंदर समेट लेती थी। वहीं बिलवारी मध्य प्रदेश में है, जो बहुत एक छोटे से गांव के समान ही एक रियासत हुआ करती थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने जो है वो अपना प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में नहीं भेजा था। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने अपना कोई प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा के लिए नहीं भेजा था। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ऐसा प्रश्न आता है कि किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। आप ध्यान से इसको लिखिए, अच्छे से आप इसके नोट्स बनाइए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि हम संविधान पूरा अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ने वाले हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो ये जो संविधान सभा है ये बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करते हैं। काफी बार एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में हुई थी, याद रखिए। अब मित्रों, आपको पता है कि पहली बार जब हमारे सांसद या विधायक कोई भी चुनकर जाता है, निर्वाचित होता है, तो वो तब तक काम नहीं करता जब तक वो शपथ नहीं लेता है। तो पहले दिन क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। देखिए, उस दौरान जो है एक अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि गवर्नर जो है वो उनको शपथ दिलाएगा, लेकिन भारतीयों ने कहा नहीं, भारत अपने पैरों पे खड़ा है और हम अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। तो याद रखिए, फ्रांस की तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और हमारी कल्चर के अंदर, हमारे संविधान सभा की, हमारी जो भारतीय कल्चर है उसमें ऐसा है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कि प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हो, या फिर आप इसको अस्थायी अध्यक्ष भी बोल सकते हो। इसको आप अस्थायी अध्यक्ष जो है वो भी बोल सकते हो। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे उनको शपथ दिलाने का काम किया था। तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए, इस पहली बैठक में टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इस पहली बैठक में टोटल 208 सदस्यों ने भाग लिया था। 208 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। और आपको बता दें, मुस्लिम लीग जो है उसने भाग लेने से मना कर दिया था और अलग से पाकिस्तान बनाने की बात पर जोर दिया था। देखिए, यहां पहली बैठक में सदस्य संख्या जो है वो बहुत कम रह गई। जहां 389 सदस्य होने थे, 208 सदस्य ही कैसे आए? तो याद रखिए, एक तो उस वक्त जो हमारी देशी रियासतें थी उन्होंने इस बात को तय नहीं किया था कि उनका भाग्य का निर्धारण क्या होगा, वो पाकिस्तान में शामिल होंगी, भारत में शामिल होंगी। तो वो अपने सदस्यों को उन्होंने नहीं भेजा था इस वक्त पहली बैठक में। दूसरी बात, मुस्लिम लीग जो है उसने बहिष्कार कर दिया था और अलग से पाकिस्तान बनाने पे जोर दिया था।
इसलिए पहली बैठक के अंदर जो है वो 208 सदस्यों ने ही भाग लिया था। और इनको शपथ दिलाने का काम किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, इसलिए ये प्रोटेम स्पीकर थे। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो ठीक 2 दिन बाद होती है। दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक वही संसद भवन के अंदर ठीक 2 दिन बाद में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में हमने शपथ ले ली थी, तो दूसरी बैठक में हमें अपने जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों का निर्वाचन करना था। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। याद रखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। राजेंद्र प्रसाद, जिनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है, इनको चाची संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बहुत सी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो संविधान सभा का सलाहकार किसे चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार जो है वो याद रखिए बेनेगल नरसिम्हन राव को चुना गया था। BN राव या बेनेगल नरसिम्हन राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष जो है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है वो HC मुखर्जी को चुना गया था। HC मुखर्जी जो है वो संविधान सभा के क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव था। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है HC मुखर्जी था। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो आप याद रखिए, आगे की हम चर्चा करें तो तीसरी बैठक जो है वो फिर से 2 दिन बाद होती है। 2 दिन बाद की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को। मित्रों, पहली बैठक के अंदर क्या हुआ था? पहली बैठक में संविधान सभा जो है उसके सदस्यों को शपथ दिलाई गई। दूसरी बैठक के अंदर हमने अपने पदाधिकारी जो हैं उनका चुनाव किया। तीसरी बैठक में अब हमें संविधान बनाना था और 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान कैसे बनेगा, इसकी रूपरेखा लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इसमें भावी संविधान की रूपरेखा थी कि हमारा भावी संविधान कैसे बनेगा, उसकी रूपरेखा जो है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या कि लगभग 40 दिनों तक बहस होती है और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह ठीक वैसे ही था जैसे उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, यह संविधान का कच्चा रूप था, एक प्रारूप था, कच्चा चिट्ठा था। ये जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका मैप बनाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, मैप बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो पापा जो मैप बना के लेके आते हैं घर पर, तो उसमें हम चर्चा करते हैं कि कहाँ पर भाई मकान कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, जिन्ना कहाँ होगा, बैठक कहाँ होगी, क्या कि बच्चों के खेलने की जगह कहाँ पर होगी या गाड़ी पार्किंग की जगह कहाँ पर होगी, वो उसमें पूरा होता है एकदम से। फिर उस पर क्या की चर्चा करते हैं घर पर बैठकर कि इंजीनियर ने नक्शा बना के दिया है, उस पर
उस पर चर्चा करते हैं। तो वैसे ही याद रखिए, सबसे पहले क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। लगभग 40 दिनों तक उस पर बहस हुई और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये भावी संविधान की रूपरेखा था। और जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तब मैं आपसे पूछूंगा कि प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है। तो प्रस्तावना जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप जो है वो मानी जाती है। तो प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है? उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप मानी जाती है। तो आप याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा आप याद रखिए, उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप मानी जाती है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप मानी जाती है, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप मानी जाती है। मित्रों, ये उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रारूप बनाया गया था, ये क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, कैसे हमारा संविधान बना, कितना समय लगा, कितना संविधान बनाने में खर्च आया, किसने हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा, डिजाइन किसने किया हमारे संविधान को, तमाम बातों पे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आपका केबीएम प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर बहुत बहुत आभार, और हम आपकी आकांक्षाओं के अनुसार जो है वो रोज नई क्लास लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़िए। हम पूरा डेप्थ में संविधान जो है वो अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ रहे हैं। केबीएम परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपका आभार व्यक्त करता है। आज मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।